what's up? Welcome back to the 90 days plan. As promised, we are back. So friends, for us, time is the most precious asset now. So moving to the topic directly, first of all, let me tell you two assumptions for this video. All those who are watching these videos, there are two assumptions. First, all of us are giving two groups. And second, in the last attempt, which we could not succeed, we have studied at least something about the topics. These are the two assumptions. So, if you are fitting in these two assumptions, please watch ahead. So friends, इस 90 days को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. First 60 days and the second is 30 days. You can also check the image which is going side by side to get a better understanding. 60 days को हम फिर से एक 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. That is 15 days की 4 पार्ट्स. और जो लास्ट 30 days है that are completely reserved for revision. ये 30 days में हमें गलती से भी जाना नहीं है because they are for revision and revision is the most important thing. अब ये 15 days के जो 4 पार्ट्स है इसमें हमें क्या करना है? तो 15 days में 2 सब्जेक्ट्स लेंगे पढ़ाई करने के लिए. कौन से सब्जेक्ट्स दो? अब ये 8 में से सब्जेक्ट्स. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा. आईपीसीसी एसएफ में जो पढ़ा था ना स्वॉट एनालिसिस, वो यहाँ पे अप्लाई करना है. स्ट्रेंथ, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें मार्क्स मिला सकते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में हमें मिनिमम 60 मार्क्स तो मिलानी है. अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं ना. हम सबको सीए बनना है. दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. और ये अपॉर्चुनिटी कैसे होगी, कैसे मिलेगी हमें? इट्स बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंथ ओनली. लेकिन दोस्तों, इन अपॉर्चुनिटीज के बीच में एक बहुत बड़ी थ्रेट भी है. थ्रेट कौन सी है? आप सबको तो पता ही है. ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ये थ्रेट हमेशा हमारे वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करती रहती है. जैसे ऑडिट हो गया, हमारी वीकनेस. इसका अरे बाप रे, इसका निकाल दिया उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट से तो. लेकिन अभी फिलहाल तो हमारी वीकनेस है इसका. यस, लेकिन फ्रेंड्स, इन वीकनेसेस को हम वापस 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इन वीकनेस को अगर हम कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखें तो वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स. अब ये सब तो आप मुझसे एग्री करोगे कि यार वीकनेस हम में नहीं है, लेकिन कुछ तो भी गलत हो रहा है. तो ये गलत क्या हो रहा है? ये गलत वही हो रहा है कि हमारे बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है. तो इन वीकनेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वीकनेस इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग स्टडिंग टाइम, एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉट कॉन्फिडेंट व्हाइल राइटिंग पेपर्स. अब इस फर्स्ट पार्ट में क्या चीजें आएंगी कि हम पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई यार, वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. सिंप्लेक्स सॉल्व कैसे करूं, समझ में ही नहीं आ रहा. यार वो टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है, लेकिन इससे मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ. तो ये सब चीजें विल गो इनटू द फर्स्ट कैटेगरीज. और सेकंड कैटेगरीज में क्या आएगा? यार सब आ रहा था लेकिन पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ. पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम 8 के 8 मार्क मेरे हाथ में थे, लेकिन एक सिली मिस्टेक हो गई और आंसर ही रॉन्ग हो गया. पूरा पढ़ाई करके गया था, कल नाइट मारी नाइट, लेकिन आज सुबह पेपर लिखते वक्त ब्लैंक. ये सब चीजें किस में आएगी? तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंस इन राइटिंग आवर पेपर. तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? वीकनेस 2 टाइप की होती है. एक वीकनेस ड्यूरिंग स्टडीज, वीकनेस इन स्टडीज, और सेकेंड वीकनेस व्हाइल प्रेजेंटिंग, व्हाइल पेपर राइटिंग. तो दोस्तों, अभी चिंटू सोच रहा है कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं. मेरी वीकनेस फर्स्ट कैटेगरी वाली है या सेकेंड कैटेगरी वाली है? जैसे कि चिंटू सोच रहा है, वैसे आप सब भी सोचो कि आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो या सेकेंड कैटेगरी में. क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्यूशन से अलग और सेकेंड कैटेगरी के सॉल्यूशन से अलग. और हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड कैटेगरी को लगाते हैं फर्स्ट के सॉल्यूशंस और फर्स्ट को लगाते हैं सेकेंड के सॉल्यूशंस. और फिर रिजल्ट क्या आता है? कुछ भी नहीं. और फिर हम बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत की लेकिन नो रिजल्ट. तो इसलिए आप पहले डिसाइड कर लो कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, और फिर देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है. लेकिन सर, पेपर नंबर 1 में अलग प्रॉब्लम है और पेपर नंबर 2 में अलग प्रॉब्लम है, इसका क्या करें? लेकिन और एक सवाल चिंटू ने मुझे पूछा जो कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है.
सर अकाउंट्स में तो मुझे सब आता है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम वहां पे सेकंड कैटेगरी का, लेकिन ऑडिट में मेरा प्रॉब्लम है फर्स्ट कैटेगरी का। तो मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुझ में दोनों प्रॉब्लम्स हैं या फिर दोनों वीकनेसेस हैं? हाँ, हो सकता है। किसी पेपर में आपके वीकनेसेस फर्स्ट कैटेगरी के होंगे और किसी पेपर में आपके वीकनेस सेकंड कैटेगरी के होंगे। तो पेपर वाइज सॉल्यूशंस हमें लगाने हैं, नॉट ओवरऑल सॉल्यूशंस। तो अब चिंटू मुझसे पूछ रहा है कि प्रॉब्लम्स तो बता दिए, उसके सॉल्यूशंस क्या? प्रॉब्लम्स हटाओ और सॉल्यूशंस लाओ। फर्स्ट कैटेगरी के सॉल्यूशंस क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में क्या था कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि सीए फाइनल एग्जाम ये कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम को क्रैक करने का एक फॉर्मूला है और आपको बस वो फॉर्मूला ही समझना है। इस साल भी कम से कम 10,000 लोग इस एग्जाम को पास कर चुके हैं। तो मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम नहीं कर सकते। अगर सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर ही सकते हैं ना। सिर्फ गलती ये हो रही है कि हमारी मेहनत कुछ कम पड़ रही है। तो कभी कभी मेहनत भी हो रही है पूरी, लेकिन मेहनत करने का तरीका गलत हो रहा है। तो ये तरीका या फिर कम मेहनत, इस पे हमें काम करना है। सेकेंड कैटेगरी इज कि सर मैंने पढ़ाई तो की लेकिन मुझे टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन यही है कि इस टॉपिक को छोड़ दो। अब चिंटू मुझसे पूछ रहा है सर इंस्टीट्यूट तो कहता है कि नो सिलेक्टिव प्रिपरेशन, और आप बोल रहे हो कि टॉपिक को छोड़ दो। टॉपिक को छोड़ दो मतलब जैसे कि सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स को आप 4 कंडीशंस पे एनालाइज कर सकते हो। फर्स्ट कि इसे पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2 दिन। सेकेंड, पेपर में कितने मार्क के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए। टाइम कितना खाएगा, कम से कम 20 मिनट। और मार्क्स कितने मिलेंगे? चलो आपका सब करेक्ट भी हो गया तो भी 6 मार्क मिलेंगे, 7 मार्क ले लो। और अगर एक भी गलती हो गई तो आपके 20 मिनट, आपके 2 दिन और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब आप गवा दोगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट टॉपिक्स को एनालाइज करो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। उनको ये 4 कंडीशंस में अगर आप एनालाइज करते हो तो आप सोच सकते हो कि किसको छोड़ना है और किसको पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर फॉरेक्स छोड़ के जाओगे तो फिर जय राम जी की। प्रॉब्लम कैटेगरी नंबर 2, दैट इज वीकनेस व्हाइल राइटिंग, वीकनेस व्हाइल सॉल्विंग पेपर और व्हाइल प्रेजेंटेशन। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें? मैं आपको कहूंगा कि हमारे जो पेपर्स होते हैं ना, उनके आप 90% क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व थ्रू पीएम ओनली। सबसे पहले आप पीएम सॉल्व करो। पीएम के जो क्वेश्चंस है उनमें से मोस्टली जो एडजस्टमेंट्स है वो आती है। और पीएम सॉल्व करते वक्त अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 3 P's। अभी 3 P's क्या है? 3 P's मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट रीडिंग, सेकेंड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट। फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त आपको पीएम का सिर्फ क्वेश्चन देखना है। बहुत से बार हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और आंसर रीड करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, क्वेश्चन देखना है और फिर उसे सॉल्व करना है, तब जाके हमें समझेगा कि हमारी गलती क्या होगी। सेकेंड, प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने पीएम में प्रेजेंट किया है, उन दोनों को आप चेक कीजिए, आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके से है और पीएम किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट। आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है सॉल्व कर लिया, लेकिन आंसर सही आया या नहीं, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। सारी जो स्टेप्स है वो आपने फॉलो की है या नहीं की है, ये भी आप उससे चेक कीजिए। और टाइम कितना लग रहा है आपको, इफिशिएंसी शुड बी देयर। अगर एक प्रॉब्लम कंसोलिडेशन का आपको 45 मिनट्स लग रहे हैं तो जरूर आपकी इफिशिएंसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये 3 P's पे काम करो तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर सीए फाइनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बार हम पीएम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस गलत होते हैं, लेकिन दोस्तों इट्स हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस जिसमें सॉल्यूशन गलत होते हैं। इस रीजन की वजह से पीएम इग्नोर करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से। सेकेंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज
यू हैव टू राइट मेनी पेपर्स। आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज भी ऐसी लगाओ जहां पे टेस्ट सीरियसली होते हुए। ठीक है सर, मैं ना पेपर घर पे बुला लेता हूं और फिर घर बैठ के सॉल्व करता हूं। नहीं, उसमें वो मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब आप एग्जाम एनवायरनमेंट में जाओगे, पेपर लिखोगे और जब उसमें स्ट्रिक्टली टाइम फॉलो होगा, तब रियली आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा पाओगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक काम करो कि टेस्ट सीरीज ढूंढो और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उस हिसाब से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो उसमें कवर हो जाएगी। और इस जो सेकंड कैटेगरी की प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है। द फॉर्मूला इज 30:70। 30% टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर स्टडी, बिकॉज हमारा सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ द प्रॉब्लम है पेपर प्रेजेंट करने में। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर टाइम ऑन प्रेजेंटिंग, ऑन राइटिंग, ऑन करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स. So this formula of 30:70 will help you. And for the first category, the formula will reverse. 70:30. 70% time you have to give on studies and 30% time you have to give on writing papers. In addition to this, चिंटू मुझे कल पूछ रहा था कि सर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, पेपर भी एकदम सॉलिड 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया मैंने, कुछ गलती भी नहीं लगी मुझे मेरे पेपर में, लेकिन मार्क्स कितने आए? 35 to 40 मार्क्स सिर्फ। तो मैंने चिंटू को एक ही बात बताई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तुमने सब अच्छे से सॉल्व किया है, तो जाओ ना अपना पेपर लेके आओ। लेकिन फिर चिंटू मुझसे कहने लगा कि सर इंस्टीट्यूट ना स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है, नहीं इतने लोगों को हमें फेल करना है, नहीं इस क्वेश्चन में हमें मार्क ही नहीं देना। मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले आपका जो पेपर है, जिसमें आपको बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी कि मुझे इसमें 60 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से बहुत कम मार्क्स आए, तो वो पेपर आप पहले बुला लो और देखो कि उसमें क्या गलती हो गई है। कैसे समझेगा कि ये गलती हुई है? तो फॉर एवरी पेपर इंस्टीट्यूट एक सजेस्टेड आंसर्स पब्लिश करता है। इस सजेस्टेड आंसर्स से आपके आंसर्स कंपेयर करो और देखो उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन आपको फिर भी लगेगा कि यार उसने जो लिखा है वो ही मैंने भी लिखा है, दो द लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो फिर जो सजेस्टेड आंसर्स है ना, उसके लास्ट साइड में, लास्ट पार्ट में उसके एग्जामिनर्स कमेंट्स करके एक सेक्शन है, वो एग्जामिनर कमेंट सेक्शन आप पूरा यूज करो कि एग्जामिनर को क्या आंसर चाहिए था और आपने क्या आंसर लिखा है। इस तरीके से आप आपका पेपर कंपेयर कर सके। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा मैक्रो अप्रोच। अब आइए देखते हैं माइक्रो अप्रोच। तो इसमें हमारे जो 8 सब्जेक्ट्स है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें आप एक चीज कॉमन देखोगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में है ना, एकदम ही सिंपल है। और सिंपल नहीं है बल्कि वो बोनस है, जिसके अंदर में हम लोग 10 on 10 मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें, तो उसके अंदर में जैसे ईबी आता है, जीबीए, फिर आफ्टर अपना म्यूचुअल फंड, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये एकदम मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड सम्स है। इसके अंदर में बस ये वैल्यूज आपको रखनी है, जो वैल्यूज दी है बस उतनी वैल्यूज रखनी है, उसका आंसर लिख दो, खत्म। ये आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स है। अभी अब अकाउंट्स में और अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को ऑलमोस्ट 30-35 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को ऑडिट में भी पूछते हैं, तो हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करना तो कहाँ से करोगे? आपने जिसकी भी किसी की नोट्स ली है उनकी रेफर कर सकते हो। एट द सेम टाइम हम लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल पढ़नी ही है। इसमें अगर आप मैं बड़े सब्जेक्ट की बात करूं तो कंसोलिडेशन, अमालगमेशन और वैल्यूएशन, तो ये ऐसे टॉपिक है जो कि है वास्ट, बट इनके श्योर शॉट ये आता ही एग्जाम में। अगर ये नहीं कर रहे हो तो एक बहुत लॉस कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को अमालगमेशन बोलिए या फिर कंसोलिडेशन बोलिए, इसका एटलीस्ट बेसिक तो भी आना चाहिए कि अगर 16 मार्क का जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से हम लोग मिनिमम 10 से 12 मार्क कवर कर पा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एकदम आराम से हम लोग इसके अंदर में 60 स्कोर कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें आता है हमारा एसएफएम। एसएफएम में भी सेम चीज है, बहुत सारे टॉपिक्स अकाउंट और एसएफएम के कॉमन है। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जैसे कि सिक्योरिटी एनालिसिस हमारे एसएफएम में है, वहां पर वैल्यूएशन है, कॉमन टॉपिक्स है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। डिविडेंड पॉलिसी, ये जो है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, इसके अंदर में हम लोग आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो फॉरेक्स के जो इनिशियल जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपल है, वो अगर आप 1-2 बार भी अगर देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप एक और चीज अगर देखोगे तो उसमें आता है
कि एक क्वेश्चन होता है पीएम में या फिर मॉड्यूल में और सेम क्वेश्चन आपको 6-7 बार रिपीट होता है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों को एक और चीज इसके अंदर में ये करना है कि जो भी एक एडिशनल एडजस्टमेंट है या फिर जो भी हम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लग रहा है उसको आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। इसका हम लोगों को यूटिलाइजेशन होगा लास्ट 30 डेज में, एग्जाम के पहले दिन, जहां पर हम लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करना है। अगर हम लोग थर्ड सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो है ऑडिट। ऑडिट में दोस्तों आप कितना भी समय दे दो और जो हमारा जो स्कोर होना है ना वो एक लिमिटेड लेवल का ही है। जैसे कि इसमें आप प्रोफेशनल एथिक्स 16 मार्क का आता है, इसमें हम लोगों को शेड्यूल उसके क्लॉजेस एज इट इज याद करना है और 16 में से 16 स्कोर करना है। देयरआफ्टर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं, ऑलमोस्ट 30, 35, 40 मार्क के भी आते हैं कभी कभी, तो वो भी हम लोगों को उसके जो स्टैंडर्ड के नंबर्स है और सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि उसका नाम जो है वो एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑडिट में स्कोर करने के लिए हमें हेल्प करती है। ऑडिट में स्कोर करने का एक और प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी ऑडिट है। देयरआफ्टर एक जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। कंपनी ऑडिट जो है वो हम लोगों ने लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसका हम लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। कभी कभी जैसे अभी हम लोगों ने बात की अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ऑडिट में भी रिपीट होते हैं। तो ऑडिट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा टाइम डिवोट मत करो, रादर बाकी अगर 3 सब्जेक्ट को अगर हम लोग अगर अच्छे से कर ले फर्स्ट ग्रुप के तो ऑडिट भी आपका साइमल्टेनियसली अच्छे से हो जाएगा। पर हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे पीयर रिव्यू है, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी है, देयरआफ्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे जो छोटे छोटे जो रेयर टॉपिक्स है जिसके अंदर में हम लोग जनरल नॉलेज के बेसिस पर लिख नहीं पाएंगे, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ ले सो दैट उसके जो 4 मार्क 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में भी हम लोग स्कोर कर सके। आता है दोस्तों चौथा सब्जेक्ट लॉ। लॉ के अंदर में दोस्तों जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अलाइड लॉ पढ़ लो, वो 30 मार्क्स का आता है। और दोस्तों अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज करेंगे इस चीज को तो कंपैरेटिवली जो कंपनी लॉ है वो बहुत इजी है पढ़ाई करने के लिए। उसके अंदर में आप डायरेक्टर्स का टॉपिक अगर कर लो तो डायरेक्टर्स आता है ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क का। देयरआफ्टर कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन है, वाइंडिंग अप है, प्रोड्यूसर कंपनी, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऐसे जो भी टॉपिक्स है एकदम मतलब श्योर शॉर्ट है और उसके अंदर में अलग कुछ नहीं है, बस प्रोविजन है, आपको एज इट इज लिखना है, खत्म बात, पॉइंट टू पॉइंट है। आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है और आपको उसके 4 मार्क मिल जाएंगे। तो लाइकवाइज वो पॉइंट टू पॉइंट है, इजी है। हम लोग अलाइड लॉ को भी पढ़ेंगे बट कंपनी लॉ को छोड़ना नहीं है, कंपनी लॉ के ऊपर में हम लोग पहले फोकस करेंगे, एट द सेम टाइम हम लोग अलाइड लॉ को भी साइमल्टेनियसली पढ़ाई करेंगे और उसके जो भी मार्क्स है वो हमारे लिए एक बोनस का काम करेंगे। अब जैसे अलाइड लॉ में आप बात करोगे तो सेबी दोस्तों है इतना बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर मार्क कितने आते हैं, 4, 5 या कभी 8 मार्क का पूछा जाता है। अब आप ही बताइए सेबी इतना बड़ा सेक्रा जो है ये टॉपिक्स पढ़ के आपको उतना यूटिलिटी है क्या उसका। जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आपका जो कॉस्ट जो आपका टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर में उसका उतना रिटर्न है क्या उसके पीछे। दोस्तों ये हुआ हमारा फर्स्ट ग्रुप का डिस्कशन। अभी अब सेकंड ग्रुप में एंटर करते हैं। सेकंड ग्रुप में आता है हमारा सबसे पहला कॉस्टिंग क्यूटी। जैसा कि आप जानते हैं क्यूटी का जो भी सिलेबस है ये एक हमारा एकदम बहुत ही इजी है, बोनस मार्क्स है, 35 से 40 मार्क्स के आसपास में हम लोगों को बहुत बार क्यूटी दिखता है एग्जाम में और ये हमारे बोनस मार्क्स है। ठीक है जो हमारे जो सिंप्लेक्स के जैसे कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो छोड़ दो, बट बाकी तो हमारे श्योर शॉर्ट मार्क्स है वो हमें स्कोर करने ही है। इसके अलावा जो कॉस्टिंग का जो सिलेबस है दोस्तों इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो जो कि हम लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ के रखा है और दूसरा जो कि हम लोगों को फाइनल में नए से आया है। नए से जो आया है उसमें आता है एबीसी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज है, थोड़े बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए वो है। बाकी अगर बात करें तो बाकी जो भी है वो सब हम लोगों ने इंटर में ही पढ़ रखा है। जैसे हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ऑपरेशन कॉस्टिंग है, देयरआफ्टर बजट्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। हाँ दोस्तों एक और चीज, अभी अब जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले लेके बैठते हैं और उसको ही 4 दिन 8 दिन 15 दिन तक के पढ़ते रहते हैं। दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग के अगर 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे तो भी इंस्टीट्यूट एग्जाम में है ना 201 का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए बेटर है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग पढ़े बट इससे पहले बाकी पूरा सिलेबस कवर कर ले और रोज के 2-2 4-4 आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप मार्जिनल कॉस्टिंग का भी सिलेबस ये कर लो। एट द सेम टाइम इसकी जो थियरी है कॉस्टिंग की थियरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, आपको याद करने में बहुत ईजी है, वो भी आप साइमल्टेनियसली गो थ्रू करें, वो हम लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट देगा। थ्योरी लिखने का एक और फायदा है, इससे थ्योरी में आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है,
कम टाइम लगता है, ज्यादा आपको दिमाग का यूज नहीं करना है, जो आंसर है वही लिखना है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इससे हमारा बाकी जो पेपर है उसको भी कवर करने में हम लोगों को सपोर्ट होता है। दोस्तों अब जैसे आप जिस सब्जेक्ट की राह देख रहे थे इसका, तो इसका एक थोड़ा स्पेशल टॉपिक है हम सभी के लिए, तो इसका का हम लोग डिस्कशन आखिरी में करेंगे, उसको एक स्पेशल वेटेज देंगे। आते हैं सातवें पेपर की ओर, डीटी। तो डीटी के पेपर के अंदर में दोस्तों हम लोगों को ये दिखता है कि इतना बड़ा पोर्शन है, क्या पढ़े भाई लोग, कुछ मत करो, इजी है एकदम। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, मैथ, टीडीएस, ये जो टॉपिक्स है ये 100% आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप पहले ये पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा अभी अब आते हैं अपील्स असेसमेंट का जो पार्ट है। तो आप अगर अपील्स असेसमेंट की अगर प्रैक्टिस नहीं अगर देखोगे तो आपको जान पड़ेगा कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, बस जो क्वेश्चंस है वही रिपीटेटिवली हम लोगों को पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो हम लोग अगर उतना भी अगर पढ़ ले तो भी हम लोगों के लिए एक सफिशिएंट है। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि डायरेक्ट टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स ही नहीं बाकी हर सब्जेक्ट के लिए एक्सेप्ट आईडीटी हम लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल पढ़नी ही है। आप बाकी कोई भी ऑथर रेफर करिए, आपकी इंडिविजुअल नोट्स है उसको रेफर करिए, बट हम लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल रेफर करना ही है दोस्तों। इसके अलावा हमारा जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आईएफओएस हो गया, टैक्स मैनेजमेंट हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, डीटीएए हो गया, ये जो है ये एकदम ही इजी टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में 20 से 25 मार्क का हम लोग लॉस कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमने यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट को आप रेफर करें और ये टॉपिक्स मॉड्यूल और पीएम से बहुत अच्छे से करके जाए, ये हमारे बोनस मार्क्स है डीटी के पेपर के लिए। आते हैं हमारा आखिरी पेपर आईडीटी। आईडीटी में दोस्तों अभी अब जैसे आप जानते हैं कि पूरा आईडीटी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है हमारे कंट्री में। तो इसमें से एक जो 10 मार्क का जो जीएसटी का आ रहा है, आई विल सजेस्ट कि आप उसको बहुत अच्छे से कर लें। 10 मार्क का बोल रहे हैं, 15 मार्क का भी पूछ सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। इसके अलावा वैल्यूएशन के सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, इसका जो वैल्यूएशन का जो पोर्शन है उसके ऊपर में 30 से 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है और इसमें से हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि 100% हम लोग इसके अंदर स्कोर कर पाए। इन एडिशन अगर आपको अगर कुछ रेफर करना है तो वो है सर्विस टैक्स और एक्साइज, इसको आप रेफर करिए। एफटीपी वगैरह 5 मार्क के लिए आता है, ओके फाइन। कस्टम्स को भी अगर नहीं करे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर सर्विस टैक्स और एक्साइज को कर लीजिए, ये हम लोगों को आगे प्रैक्टिकली भी जीएसटी में काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 8 सब्जेक्ट का एनालिसिस। अभी मुझे चिंटू पूछ रहा था, सर अभी आपने जो बताया ये तो फर्स्ट कैटेगरी के जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए हुआ, हम लोगों का क्या, जिन्हें सेकंड कैटेगरी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का प्रॉब्लम है पेपर राइटिंग में, तो चिंटू तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ टिप्स देता हूँ, ये तू ध्यान में रखना और पेपर में, सिर्फ पेपर में ही नहीं बल्कि इनको अप्लाई करना बिल्कुल आज से ही शुरू कर दे। हम लोग जब घर पे लिखेंगे, कहीं पे टेस्ट सीरीज लगेंगे, वहां पर जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब फाइनल एग्जाम में देंगे, तब ये चीज हम लोगों को यूज टू हो जानी चाहिए, जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ।